हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का वीडियो हमारा चालू हो रहा है जैव अणु पर। और जिसमें हमारा जो पहला इंट्रोडक्शन है, जो हम बात कर ले यहाँ पे इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में आपको हम सबसे पहले बता दें कि ये जैव अणु है क्या चीज़, यानी कि बायोमॉलिक्यूल्स है क्या चीज़। तो बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे कुछ जैव अणुओं की संरचनाओं और कार्यों पर चर्चा की जाएगी। जैसे जैव रसायन, पहले हम जैव रसायन के बारे में पढ़ेंगे। जैव रसायन हमारे कितने हैं, कौन कौन से, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो कह रहा है कि जैव रसायन में जीवित प्राणियों के अंदर जैव अणुओं की संरचना और कार्यों का अध्ययन किया जाता है। जीवित प्राणियों के अंदर जैव अणुओं की संरचना और उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। जीवित प्राणियों के अंदर कौन कौन से जैव अणु होते हैं उसके बारे में पढ़ना है, और उसके बाद में हमें यहाँ पे देखना है कि वो कौन कौन से अणु हैं। हाँ, वो कौन कौन से अणु हैं जिनको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं विस्तार में। जैसे अगर जो हम जैव अणुओं की बात कर लें तो जैव अणु में कुछ हमें जटिल जैव अणु मिलेंगी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, एंजाइम्स, लिपिड, विटामिन्स, हार्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड, और ऊर्जा के रूप में देखेंगे तो एटीपी मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, प्रोटीन क्या है, एंजाइम क्या है, लिपिड्स क्या है, विटामिन्स क्या है, हार्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड और ऊर्जा क्या चीज़ें होती हैं, ये कहाँ पाया जाते हैं, किन किन चीज़ों में पाई जाती है, ये सारी चीज़ें आपने पहले ही पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे आपको इसका और डिटेल पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और मैं ओम प्रकाश चौरसिया आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री का क्लास। अगर जो आपको ये क्लास अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। तो ये हमारा जो आज का कंटेंट है वो है जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल्स। जिसमें बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, तो बायोमॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गया, लिपिड्स हो गया, विटामिन्स हो गया, हार्मोन्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड। और ऊर्जा के रूप की बात करें तो ऊर्जा के रूप में एटीपी पाया जाता है, जो कि आप जानते हैं एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में ही स्टोर होता है। ठीक है, तो आगे का देखते हैं हमारा क्या टॉपिक है। अगला हमारा फर्स्ट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, डिटेल में अच्छे से जानकारी लेंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। तो पहली चीज़, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एक सामान्य सूत्र है। कार्बोहाइड्रेट्स का सामान्य सूत्र क्या होता है, जैसा आप देख सकते हैं। वीडियो कहाँ जा रहे हो भाई, थोड़ा सा रुक जाओ। हम्म। देखो दोस्तों, बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ यहाँ पे, और इसके लिए आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे इस समय कुछ टाइमिंग है, टाइमिंग की बात कर लें तो टाइमिंग हमारा जो, हाँ दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स का सामान्य सूत्र अगर जो हम पढ़ें तो क्या होता है, CxH2O का होल वाई। मतलब अगर जो ऐसे यौगिक जो इस रूल्स को फॉलो करेंगे वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाएंगे, और जो इस रूल्स को, इस फार्मूले को फॉलो नहीं करेंगे वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं कहलाएंगे। तो कह रहा है कि सामान्य सूत्र CxH2O का होल वाई वाले कार्बन के हाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में जाना जाता है। जितने भी इसके कार्बन के हाइड्रेट्स बनेंगे इस फार्मूले पर, यानी कि CxH2O का होल H2O का होल वाई, उस पर आप जितने भी यौगिक बनेंगे वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में ले लेते हैं तो पहला ग्लूकोज है। ग्लूकोज का जो कि फार्मूला है C6H12O11, ये आपका ग्लूकोज का सामान्य सूत्र है, ग्लूकोज का सूत्र है। और इसका सामान्य सूत्र अगर जो हम बात कर लें तो कुछ सामान्य सूत्र के लिए यहाँ पे C6H2O पे होल पावर 6 में फिट बैठता है। यानी कि जो अभी हमने बताया कार्बोहाइड्रेट्स का सामान्य सूत्र क्या था, सामान्य सूत्र CX था, ब्रैकेट्स में H2O का था होल वाई। यानी कि अगर जो यहाँ कार्बन की संख्या 6 है तो वाई की संख्या भी यहाँ पे 6 होनी चाहिए, तभी ये दोनों फिट बैठेंगे उस रूल्स पे। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम क्या है, सैकेराइड्स है। कुछ कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं उन्हें शर्करा भी कहा जाता है। शर्करा तो आप लोग जानते ही होंगे, इसमें बताने की क्या चीज़ है।
ठीक है। तो अगर जो कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें जो स्वाद में अधिक मीठे होते हैं, उन्हें शर्करा कहते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तो कह रहा है कि हाइड्रोलिसिस पर उनके व्यवहार के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को 3 मुख्य समूहों में विभाजित किया जाता है। किनके आधार पर? हाइड्रोलिसिस के आधार पर। हाइड्रोलिसिस के व्यवहार के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को 3 मुख्य समूहों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से, उसको चलो देख लेते हैं। पहला आपका आता है यहाँ पे मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या होता है? एकदम से इजी सा चीज है। मोनोसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड या कीटोन की सरल इकाई में हाइड्रोलाइज्ड नहीं किया जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनोसैकेराइड। कह रहा है जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन की सरल इकाई में हाइड्रोलाइज्ड नहीं किया जा सकता। अगर जो पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड या कीटोन की को सरल इकाई में हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, उसे मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। मोनोसैकेराइड्स ये प्रकृति में लगभग 20 प्रकार से पाए जाते हैं। प्रकृति में लगभग 20 मोनोसैकेराइड्स पाए जाते हैं। और 20 सैकेराइड्स की बात कर लें तो 20 सैकेराइड्स में सबसे पहले जैसे यहाँ पे कुछ और हमारे पास है, जैसे करके ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, राइबोज हो गया, आदि करके इस तरह से बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स पाए जाते हैं। टोटल कितने मोनोसैकेराइड्स पाए जाते हैं? 20 मोनोसैकेराइड्स पाए जाते हैं। मोनोसैकेराइड्स के एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए, यह एक कार्बोहाइड्रेट जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड या कीटोन को सरल इकाई में हाइड्रोलाइज्ड नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला हमारा जो कंटेंट है क्या है, अगला हम बात करें तो दूसरा आता है ओलिगोसैकेराइड्स। इसके बाद की बात कर लें तो ओलिगोसैकेराइड्स है। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ओलिगोसैकेराइड्स एक अगर जो ओलिगोसैकेराइड्स की बात करें तो कह रहा है एक कार्बोहाइड्रेट जिसके जल अपघटन पर 2 से 10 यूनिट मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होता है। यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसके जल अपघटन पर 2 से 10 यूनिट क्या पाए जाते हो? मोनोसैकेराइड्स प्राप्त किए जा सकते हो या पाए जाते हैं, उसे क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड्स। क्या बोलेंगे? ओलिगोसैकेराइड्स। यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें जल अपघटन पर 2 से 10 यूनिट मोनोसैकेराइड प्राप्त हो, उसे ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। इन्हें आगे डिसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, डी मतलब ये डाई बोलते हैं, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड आदि के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। अरे भाई डाइसैकेराइड, अगर जो एक सैकेराइड्स है तो उसके मोनोसैकेराइड्स बोलेंगे, 2 हैं तो उसे डाइसैकेराइड्स बोलेंगे, 3 है तो ट्राइसैकेराइड्स बोलेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो मोनोसैकेराइड्स की संख्या पर निर्भर करता, अभी हमने बताया आपको ऊपर ही कि एक मोनोसैकेराइड्स है तो एक सैकेराइड्स है तो मोनोसैकेराइड्स, 2 हैं तो डाइसैकेराइड्स, 3 है तो ट्राइसैकेराइड्स बोलेंगे। इस तरह से और भी बन सकते हैं। उसके बाद में हम बात करें, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कह रहा कि जो वे हाइड्रोलिसिस पर प्रदान करते हैं, जैसे बात करें सुक्रोज का डाइसैकेराइड है, सुक्रोज क्या है? एक डाइसैकेराइड्स है, और हाइड्रोलिसिस पर मोनोसैकेराइड्स की 2 यूनिट यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज पैदा करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर जो हम देख सकते हैं कि जो सुक्रोज है ये डाइसैकेराइड्स है। डाइसैकेराइड्स का मतलब इसको जो हाइड्रोलिसिस इसका करते हैं डाइसैकेराइड्स का, तो ये मोनोसैकेराइड्स के 2 यूनिट में, जैसे ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज में टूट जाता है। ठीक है, अलग हो जाता है। जबकि यहाँ पे बताया गया है, जबकि आपका यहाँ पे दिया है, जबकि रैफिनोज एक ट्राइसैकेराइड है जो हाइड्रोलिसिस पर 3 यूनिट मोनोसैकेराइड्स यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज में टूट जाता है। अभी हमने बात किया क्या चीज, एक हमने बात किया यहाँ पे किसका? सुक्रोज का। सुक्रोज जो था वो डाइसैकेराइड्स था, सुक्रोज जो था क्या था? डाइसैकेराइड्स था। और वो अगर जो उसको हाइड्रोलिसिस किया गया तो किस में टूट गया? 2 यूनिटों में टूटा था, एक ग्लूकोज में और एक फ्रक्टोज में। लेकिन बात करते हैं राइफिनोज का। राइफिनोज जो है ये ट्राइसैकेराइड्स है।
ये ट्राईसैकराइड्स मतलब इसमें सैकराइड्स की मात्रा, सैकराइड्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब 3 है तो ऐसे में हाइड्रोलिसिस पर 3 यूनिट होंगे। जैसे हाइड्रोलिसिस करने पर कितने यूनिट बनेंगे? 3 यूनिट बनेंगे। किसके? मोनोसैकराइड्स में। जैसे मोनोसैकराइड्स के जैसे ग्लूकोज बन गया, फ्रक्टोज बन गया और ग्लैक्टोज बन गया। ये ऑलिगोसैकराइड्स में हमने इसको पढ़ा, क्योंकि ऑलिगोसैकराइड्स डाइसैकराइड्स होता है, पॉलीसैकराइड्स भी होता है। डाइसैकराइड्स में अगर जो हम बात करें तो सुक्रोज आता है। सुक्रोज जब टूटता है, जिसे हाइड्रोलिसिस कराया जाता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी टूट जाता है। और जब रैफिनोज जो कि एक ट्राईसैकराइड्स है, और जब इसे हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये 3 यूनिट में टूट जाता है। मोनोसैकराइड्स के 3 यूनिट में टूट जाता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया और लैक्टोज हो गया। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो एक बार आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर आगे टॉपिक पे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीसैकराइड्स। हमने पहला क्या पढ़ा? मोनोसैकराइड्स, दूसरा ऑलिगोसैकराइड्स। अब तीसरा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई? पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड्स क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो कह रहा है कि पॉलीसैकराइड्स, देखिए मोनोसैकराइड्स में सैकराइड्स की मात्रा 1 है, ऑलिगोसैकराइड्स में सैकराइड्स की मात्रा अधिक यानी 2 या 3 है। अगर जो हम ऑलिगोसैकराइड्स की बात करें तो उसमें डाइसैकराइड्स भी होते हैं, ट्राईसैकराइड्स भी होते हैं। डाइसैकराइड्स में सुक्रोज आता है जो 2 भागों में टूट जाता है अगर जो उसे हाइड्रोलिसिस कराते हैं तब, और उसमें रैफिनोज में जो कि ट्राईसैकराइड है ये 3 भागों में टूट जाता है। अब हम बात करते हैं पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड्स क्या कह रहा है? कह रहा है यह एक उच्च आणविक कार्बोहाइड्रेट, एक क्या है? एक उच्च आणविक कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस पर बड़ी संख्या में मोनोसैकराइड्स इकाइयाँ उत्पन्न करता है। मतलब अगर जो पॉलीसैकराइड्स में हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो ये अधिक संख्या में मोनोसैकराइड्स निकालते हैं। कौन कौन से? जैसे उसी को पॉलीसैकराइड कहते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, गोंद हो गया आदि हो गए। यानी जो पॉलीसैकराइड्स है ये उच्च आणविक कार्बोहाइड्रेट है जो हाइड्रोलिसिस कराने पर बड़ी संख्या में मोनोसैकराइड्स इकाइयाँ उत्पन्न करता है, और उसी को हम लोग पॉलीसैकराइड्स बोलते हैं। इसमें जैसे स्टार्च आते हैं, सेलुलोज आते हैं, ग्लाइकोजन आते हैं, गोंद आते हैं आदि आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक्स हो गए पॉलीसैकराइड्स से। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? अगला टॉपिक हमारा हम बात करते हैं तो हमारा मोनोसैकराइड्स के कुछ टाइप्स दिए गए। मोनोसैकराइड्स के क्या दिए गए? कुछ टाइप्स दिए गए। तो मोनोसैकराइड्स में अगर जो आप देखें तो मोनोसैकराइड्स में, थोड़ा साइड हो जाओ इसको, तुम भाई थोड़ा इधर चलो, यहाँ पे दिख नहीं रहा। मोनोसैकराइड्स की अगर जो हम बात करते हैं तो मोनोसैकराइड्स हमारे कितने होते हैं, देख लेते हैं मोनोसैकराइड्स के बारे में। तो कह रहा है मोनोसैकराइड्स मोनोसैकराइड्स में क्या बोल रहा है कि यदि किसी मोनोसैकराइड्स में एल्डिहाइड समूह होता है तो ऐसे एल्डोज के रूप में जाना जाता है। तो इसे किसके रूप में जाना जाएगा? एल्डोज के रूप में। अगर जो मोनोसैकराइड्स के साथ में एल्डिहाइड जुड़ा तो उसे एल्डोज के रूप में जाना जाता है, और यदि इसमें कीटो समूह होता है तो उसे कीटोज के रूप में जाना जाता है। यानी भाई अगर जो एल्डिहाइड समूह जुड़ा तो एल्डोज के नाम से जानेंगे। किसमें? मोनोसैकराइड्स में। मोनोसैकराइड्स में एल्डिहाइड जुड़ा तो एल्डोज के नाम से जानेंगे। यदि मोनोसैकराइड्स में कीटो जुड़ा तो इसे कीटोज के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये मोनोसैकराइड्स के अलग अलग नाम हो गए। मोनोसैकराइड्स में एल्डिहाइड जुड़ा तो एल्डोज के नाम से, और मोनोसैकराइड्स में कीटोज जुड़ा तो कीटोज के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है, यहाँ पे कुछ नाम्स इसके दिए गए, जरा उसको हम देख लेते हैं। नाम क्या है? पहला, अगर जो देखो कार्बन आइटम से कार्बन की संख्या यहाँ पे बता रहा है, ये कार्बन की संख्या बता रहा है, और यहाँ पे जनरल टर्म्स बता रहा है क्या बनेंगे। अगर जो एल्डिहाइड जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, और कीटो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। तो अगर जो कार्बन की संख्या 3 है तो ट्रायोस होगा, एक जनरल नाम इसका है। अगर जो किसकी संख्या, अगर जो यहाँ से बात करें कि अगर जो कार्बन की संख्या 3 है, कार्बन की संख्या कितनी है? 3 है, तो जनरल नाम इसका क्या होगा? तो भाई इसका नाम जनरल नाम जो हो जाएगा, थोड़ा सा इसका जनरल नाम जो होगा और ट्रायोस होगा। और अगर इसी में एल्डिहाइड जोड़ दे ट्रायोस में तो भाई एल्डोट्रायोस बनेगा। क्या बनेगा? एल्डोट्रायोस बनेगा। लेकिन कीटो जोड़ दें तो कीटोट्रायोस बनेगा। इस तरह से 4 होगा तो यहाँ पे टेट्रोज बोलते हैं, एल्डोटेट्रोज, कीटोटेट्रोज। पेंटोज होता है तो एल्डोपेंटोज और कीटोपेंटोज। इस तरह से कार्बन की संख्या के आधार पर ये अलग अलग नाम बनते चले जाएंगे। कार्बन की संख्या के आधार पर जनरल नाम ये है, और अगर जो इसी जनरल नाम में
एल्डिहाइड समूह जुड़ गया तो भाई ये क्या कहलाएगा, एल्डो करके जुड़ जाएगा। कीटो जुड़ा तो कीटो करके जुड़ेगा। ठीक है, तो ये इसके हो गए कुछ कॉमन फैक्ट्स, कॉमन नेम हो गए और उसके नाम हो गए। अब आगे देखते हैं कुछ और भी टॉपिक्स है शर्करा के बारे में। शर्करा क्या है भाई, शर्करा आपको जानते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, ग्लूकोज प्रकृति में मुक्त और संयुक्त रूप में पाया जाता है। ग्लूकोज जो होता है प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त रूप में पाया जाता है। ग्लूकोज आप जानते हो पेड़ पौधों में भी पाया जाता है ना। तो ग्लूकोज प्रकृति में मुक्त और संयुक्त रूप में दोनों में पाया जाता है। तो यह मीठे फलों शहद में मौजूद होता है, मीठे फलों और शहद में मौजूद होता है। पके अंगूर में 20% ग्लूकोज होता है। यानी अगर जो पका हुआ अंगूर है तो उसमें कितने होंगे, अरे भाई कहाँ चले गए, वीडियो आ गया। हाँ, अगर जो देखें तो यहाँ पे जो अगर जो पका हुआ फल है तो उसमें पके हुए अंगूर हैं तो पके हुए अंगूर में कम से कम टोटल कितने 20% ग्लूकोज होता है। ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ में आ गया होगा। यानी कि शर्करा अगर जो देखा जाए तो शर्करे की बात करें तो ग्लूकोज प्रकृति रूप में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है और मीठे फलों और शहद में मौजूद होता है। ठीक है, और पके अंगूरों में 20% ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक सुक्रोज के कुछ यहाँ पे प्रकार दिए हैं, वो कैसे पाए जाते हैं, क्या क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर भी दिया गया। जैसे सुक्रोज की बात करें, सुक्रोज गन्ने की चीनी, गन्ने की जो चीनी होती है सुक्रोज ही होती है। हमें गन्ने से ही सुक्रोज मिलता है, कह सकते हैं गन्ने से हमें सुक्रोज की मात्रा मिल जाती है। तो अगर जो हम बात करें सुक्रोज की, तो सुक्रोज क्या है, जब सुक्रोज को एल्कोहलिक घोल में तनु HCl या H2SO4 के H2SO4 में उबाला जाता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज समान अनुपात में प्राप्त होता है। यानी कि अगर जो सुक्रोज को एल्कोहलिक घोल में, जैसे तनु HCl हो या फिर H2SO4, चूंकि एक एल्कोहलिक है और इसे अम्ल भी बोलते हैं, तो इसको अगर जो सुक्रोज को इसमें मिला करके घोला जाता है और उनको गर्म किया यानी उबाला जाता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज समान अनुपात में अलग अलग हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कह रहा है C12H22O11, C12H22O11, C12H22O11 है। और यहाँ पे इसको क्या किया गया, H2O यानी कि जल के साथ मिलाया गया तो ऐसे कंडीशन में C6H12O6 बना और प्लस C6H12O6 बना। तो ये क्या हो गए, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज समान अनुपात में मिल गए। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर जो हम लोग यहाँ पे स्टार्च की बात करते हैं, स्टार्च के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, स्टार्च क्या है। तो स्टार्च की बात करते हैं तो स्टार्च, जब स्टार्च को तनु H2SO4 के साथ 393 केल्विन दाब पर उबाला जाता है तो ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। कितने केल्विन दाब पर उसे उबाला जाता है, 393। ठीक है, और किसकी उपस्थिति में, तो तनु H2SO4 की उपस्थिति में। यह ग्लूकोज तैयार करने की व्यावसायिक विधि है। व्यावसायिक मतलब ग्लूकोज की जरूरत वैसे भी हम लोग को पड़ती है, तो यहाँ पे ग्लूकोज को व्यवसाय यानी कैसे बिजनेस के रूप में भी इसको तैयार किया जाता है, तो इस रूप से तैयार किया जाता है। इसका कुछ यहाँ पे फॉर्मूला जैसे C6H10O5 है का होल एन है। होल एन मतलब यहाँ पे इसकी संख्या के आधार पे इस तरह से इसमें यहाँ पे NH2O अमोनियम ऑक्साइड को बोलते हैं, इसको मिलाने पे हमारा C6H12O6 मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा स्टार्च जो बनता है वो कैसे बनता है, जब इसे हम तनु H2SO4 के साथ 393 केल्विन दाब पर उबाला जाता है तब ग्लूकोज प्राप्त होता है और यह ग्लूकोज तैयार करने की व्यावसायिक विधि है स्टार्च से। ठीक है, स्टार्च से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, ग्लूकोज। जैसे इसके पहले हम लोग क्या प्राप्त किए थे, अगर जो हम बात करें तो इसके पहले हम लोग क्या प्राप्त किए थे, हम लोग इसके पहले प्राप्त किए थे सुक्रोज। सुक्रोज कहाँ से, चीनी के गन्ने, मतलब सुक्रोज कैसे मिला था, उस वो था। अब की बार जो हम लोग देखें तो हमारा क्या था, स्टार्च था। अगला है ग्लूकोज की संरचना क्या होती है। देख सकते हैं ग्लूकोज की संरचना, ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है और स्टार्च, सेलुलोज आदि जैसे कई बड़े कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर है। यह पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है, तो भैया ग्लूकोज है। कौन है, ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है।
ठीक है दोस्तों, समझ में तो आ रहा ही होगा। थोड़ा ये टॉपिक जो है इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, बस पढ़ते रहिए, मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, बस आप लोग थोड़ा कंसंट्रेशन बनाए रखें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा फ्रैक्टोज। हम लोग थोड़ा फ्रैक्टोज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रैक्टोज क्या होता है, तो अगर जो हम देखें तो फ्रैक्टोज एक महत्वपूर्ण कीटो हेक्सोज है। क्या है, कीटो हेक्सोज है, यानी इसमें कार्बन की संख्या 6 होनी चाहिए और कीटोन समूह इसके साथ जुड़ा होगा, तो इसलिए कीटो हेक्सोज कहेंगे। यह सुक्रोज के जल अपघटन द्वारा प्राप्त किया था, यानी सुक्रोज का जब जल अपघटन किया था तब हमें क्या मिलता है, कीटो हेक्सोज मिलता है या फ्रैक्टोज मिलता है। आणविक भार निर्धारण, तत्व विश्लेषण और विभिन्न प्रतिक्रियाओं के आधार पर इसका आणविक सूत्र C6H12O6 पाया जाता है। यानी फ्रैक्टोज का भी सूत्र C6H12O6 है, ग्लूकोज का सूत्र भी C6H12O6 है। तो इस तरह से हमारा फ्रैक्टोज भी बन जाता है। कैसे, कि जब हम सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं तब। और इसकी श्रृंखला, खुली श्रृंखला संरचना को इस प्रकार लिखा जाता है। खुली श्रृंखला आप लोग पढ़े होंगे भाई केमिस्ट्री में, आपको खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला, ओपन चैन और ओपन चैन सीरीज और उसके बाद में क्लोज चैन सीरीज पढ़ाया गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है इसमें टॉपिक क्या है, ये यहाँ पे खुली श्रृंखला का इसका चयन मतलब स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर की बात करें अगर जो, तो यहाँ पे देखिए खुली श्रृंखला इसलिए क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड बन रहा है, कार्बन कार्बन जो आपस में जुड़ रहे हैं वो एक दूसरे से ब्रांच यानी कि कैसे शाखा के रूप में, ऐसा नहीं कि वो सर्कल के रूप में नहीं जुड़ रहे हैं, शाखा के रूप में जुड़ रहे हैं, तो इसलिए बोला गया इसको ओपन चैन यानी कि खुली श्रृंखला होती है, इसी को डी फ्रैक्टोज बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है डी सैक्राइड। डाइसैक्राइड्स को बोलते हैं, यहाँ पे डी नहीं और डाइसैक्राइड्स होता है। हमने बताया अभी इसके पहले ही हमने आपको बताया कि मोनोसैक्राइड्स की संख्या अगर जो 2 है तो डाइसैक्राइड्स कह रहे हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे कि डाइसैक्राइड्स मोनोसैक्राइड्स की 2 इकाइयों से बने होते हैं। कितने इकाइयों से, 2 इकाइयों से बने होते हैं। तनु एसिड या विशिष्ट एंजाइमों के साथ हाइड्रोलिसिस पर ये संबंधित मोनोमर्स होते हैं। अगर जो इन्हें विशिष्ट एंजाइम या तनु एसिड के साथ हाइड्रोलिसिस कराया जाए तो ये एक नया संरचना बनाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं C12H22O11 ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, और फिर C2H2O जल के साथ जब इसका अपघटन कराया गया, जल के साथ मिलाया गया तो C6H12O6 मिला और फिर प्लस C6H12O6 मिल गया, यानी कि 2 इकाइयाँ हमें यहाँ पे मोनोसैक्राइड्स के मिल जाते हैं। कब, डाइसैक्राइड्स की 2 इकाइयाँ, मोनोसैक्राइड्स की इकाइयाँ होती हैं, और ये तनु एसिड या विशिष्ट एंजाइम के साथ हाइड्रोलिसिस से संबंधित मोनोमर्स देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मल्टोज। मल्टोज क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं मल्टोज के बारे में। मल्टोज कह रहा है, मल्टोज का निर्माण एक ग्लूकोज इकाई के C1 से दूर ग्लूकोज इकाई में C4 के बीच ग्लाइकोलिसिड लिंकेज से होता है। यानी जो मल्टोज का निर्माण होता है ग्लूकोज इकाई से होता है और इसके एक कार्बन से शुरू होता है। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है थोड़ा सा जानकारी के लिए। स्ट्रक्चर को आप लोग यहाँ पे मान लीजिए क्या नाम है, इसको स्क्रीनशॉट मार के लिख लीजिएगा। मल्टोज का स्ट्रक्चर है। अब मल्टोज के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं एक हाइड्रोजन के साथ आपको एक हाइड्रोजन के साथ आपको एक OH मिलेगा, एक हाइड्रोजन के साथ एक OH मिलेगा। यहाँ पर भी इसी तरह से यहाँ पे भी आपको मिलेगा, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। तो इसकी संख्या के आधार पे ही बना है मल्टोज। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला है लैक्टोज। लैक्टोज क्या होता है, तो आप लोग लैक्टोज के बारे में अच्छे से जानते हैं। लैक्टोज दूध में पाया जाने वाला लैक्टोज जो होता है दूध में पाया जाता है। ठीक है, और इसीलिए इसे दूध शर्करा भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध मीठा क्यों होता है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो इसके लिए सबसे इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है लैक्टोज को, क्योंकि दूध में लैक्टोज नामक शर्करा पाया जाता है जिससे हमें दूध हल्की मीठी या मीठी प्रतीत होती है। या अल्फा डी ग्लैक्टोज इकाई के C1 और बीटा डी ग्लूकोज इकाई के C4 के बीच ग्लाइकोलिसिड लिंकेज द्वारा बनता है। लैक्टोज एक कम करने वाली शर्करा है। लैक्टोज एक कम करने वाली शर्करा है, मतलब लैक्टोज जो होता है उसमें शर्करा की मात्रा कम पाई जाती है। यानी लैक्टोज मीठा होता है लेकिन उसमें शर्करा कम पाई जाती है, तो कम मीठा कह सकते हैं।
तो ये हमारा हो गया टॉपिक। अब हमारा अगला टॉपिक क्या आता है? अगला टॉपिक है प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। प्रोटीन क्या चीज़ है? तो प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्रोटीन क्या है? देखो दोस्तों, वीडियो लंबा होगा तो नहीं कर सकते, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका एक भी टॉपिक छूटे ना और आप कुछ अच्छे से सीख जाएं। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को, ठीक है? ठीक है। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन सभी जीवित कोशिकाओं में मौजूद अल्फा एमिनो एसिड के उच्च आणविक द्रव्यमान वाले जटिल बायोपॉलिमर है। क्या है? जटिल बायोपॉलिमर है। ये कहाँ पाए जाते हैं? सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं और अमीनो एसिड के उच्च आणविक द्रव्यमान भी हैं। उसके बाद कह रहा है ये शरीर के हर हिस्से में होते हैं। शरीर के हर हिस्से में प्रोटीन कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो प्रोटीन शरीर के हर हिस्से में पाया जाता है और जीवन की संरचना और कार्यों का मूलभूत आधार बनाते हैं। जीवन की संरचना और मूलभूत आधार क्या कह रहा है? कार्य और संरचना। जैसे हमारे बॉडी में कुछ ऐसे भी सेल्स पाए जाते हैं जो जो डेड हो जाते हैं, सेल डेड हो जाते हैं, तो उनको ये क्या करता है? उनका रिपेयर करता है। मतलब उस डेड सेल्स को वहाँ से हटा करके, मतलब वहाँ से निकाल करके वेस्ट मटेरियल के माध्यम से या अदर माध्यम से उसको बाहर निकाल देता है और वहाँ पे कोई बीमारी भी मतलब जो भी बीमारी होती है बीमारी होने से बचाता है। इसीलिए इसको संरचना और कार्यों का मूलभूत आधार माना गया। इसीलिए प्रोटीन को कहा जाता है कि रिपेयर का काम करता है। भाई बॉडी में प्रोटीन रिपेयर यानी मेंटेनेंस का काम करता है। प्रोटीन शब्द ग्रीक शब्द प्रोटियोस से लिया गया। किससे लिया गया? प्रोटियोस से लिया गया, जिसका अर्थ है सर्वोपरि महत्व। सर्वोपरि महत्व यानी शरीर के हर भागों में पाया जाता है और इसका बहुत महत्व है। प्रोटीन जीवित तंत्र में सबसे प्रचुर मात्रा में, जीवित तंत्र में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जैव अणु है। मतलब कह सकते हैं सबसे अधिक मात्रा में जीवित तंत्र में पाया जाने वाला अगर जो कोई भी जैव अणु है तो क्या है? प्रोटीन है। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन के बाद की बात करें तो प्रोटीन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? प्रोटीन के मुख्य स्रोत की बात करें, दूध है, पनीर है, दालें, मूंगफली, मछली, ये सब क्या है? मुख्य स्रोत हैं। ठीक, ये प्रोटीन के। अगला हमारा आता है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड की बात कर लेते हैं। कह रहा है एमिनो एसिड क्या होता है? NH2 और COOH कार्यात्मक समूहों वाले यौगिक को एमिनो एसिड के रूप में जाना जाता है। COOH समूह के संबंध में NH2 समूह की सापेक्ष स्थिति के आधार पर एमिनो एसिड को अल्फा, बीटा, गामा और सिग्मा और इसी तरह वर्गीकृत किया जाता है। एमिनो एसिड पर प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस के केवल एक एमिनो एसिड प्राप्त होते हैं। एमिनो एसिड की बात करें तो यहाँ पे NH2 और COOH कार्यात्मक समूह वाले यौगिक को एमिनो एसिड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी जो भी NH2 और COOH के कार्यात्मक समूह होंगे ऐसे यौगिकों को एमिनो एसिड के रूप में जाना जाता है। और COOH समूह के जो संबंध होते हैं NH2 समूह की सापेक्षा की स्थिति क्या कह रहा कि COOH समूह के संबंध में NH2 समूह की सापेक्षा स्थिति के आधार पर होती है कि जैसी उनकी स्थिति कितनी है। तो एमिनो एसिड को इसीलिए अलग अलग नाम से यहाँ पे बांटा गया, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा या उसको सिग्मा भी लोग बोल देते हैं। और इसी तरह वर्गीकृत किया गया। एमिनो एसिड पर प्रोटीन के जब हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है, जब एमिनो एसिड पर प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो केवल अल्फा एमिनो एसिड ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते भी समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक एमिनो एसिड हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा पेप्टाइड्स पढ़ने वाले हैं। पेप्टाइड्स क्या होते हैं जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पेप्टाइड्स की बात करें तो पेप्टाइड्स में कह रहा है, थोड़ा छोटा हो जाओ भाई, इधर आ जाओ। पेप्टाइड्स की बात कर ले तो पेप्टाइड्स में क्या? पेप्टाइड्स जब एमिनो एसिड एमाइड बॉन्ड द्वारा एक साथ जुड़े हों, एक किसके साथ जुड़े हों? एक साथ जुड़े हों तो बड़े अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बड़े अणु। अमीनो एसिड एमाइड बॉन्ड द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं। किसके साथ? एक साथ जुड़े होते हैं तो वे बड़े अणु बनाते हैं जिन्हें पेप्टाइड्स या प्रोटीन कहा जाता है। पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स कहा जाता है। यानी कि एमिनो एसिड एमाइड बॉन्ड के द्वारा क्या हो? एमाइड के द्वारा क्या होता है? एक साथ जुड़े होते हो। क्या हो? एक साथ जुड़े होते हो। किसके साथ? जब एमिनो एसिड एमाइड बॉन्ड द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं तो ये बड़े अणु बनाते हैं जिन्हें पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स कहा जाता है। उसके कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है प्रोटीन का
विकृतीकरण, प्रोटीन का विकृतीकरण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या प्रोटीन्स के खुले और हैक्सिल के खुलने के कारण प्रोटीन जैविक गतिविधियां होने वाली प्रोटीन को प्रोटीन का विकृतीकरण कहा जाता है। यानी कि प्रोटीन का जो विकृतीकरण है, कह रहा है ग्लूबुलस के खुलने और हेलिक्स के खुलने के कारण प्रोटीन की जैविक गतिविधि होने वाली हानि को प्रोटीन का विकृतीकरण कहा जाता है। विकृतीकरण के दौरान द्वितीय और तृतीयक संरचना नष्ट हो जाती है, लेकिन प्राथमिक संरचना बरकरार रहती है। जब विकृतीकरण होती है तो उसमें उसके दौरान द्वितीय और तृतीय जो संरचना होती है, ठीक है, वो प्रोटीन के विकृतीकरण की, फिर से पढ़ते हैं। कह रहा कि प्रोटीन का, एक सेकंड, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है? प्रोटीन की विकृतीकरण कह रहा है ग्लोबुलस के खुलने और हेलिक्स के खुलने के कारण प्रोटीन की जैव गतिविधि में होने वाली हानि को, किसमें? प्रोटीन की जैव गतिविधि में होने वाली हानि को प्रोटीन का विकृतीकरण कहा जाता है। विकृतीकरण के दौरान द्वितीयक और तृतीयक संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं, लेकिन प्राथमिक संरचना बरकरार रहती है। उबालने पर अंडे की सफेदी का जमना विकृतीकरण का एक सामान्य उदाहरण है। जब अंडे को उबाल दिया जाता है तो उबालने पर उसकी सफेदी जो होती है, अंदर जो उसके लिक्विड फॉर्म में होते हैं अंडे के, वो जम जाता है व्हाइट कलर में, तो वह एक विकृतीकरण है। ये उदाहरण सबसे अच्छा है प्रोटीन का विकृतीकरण के लिए, ठीक है। अगला जो हमारा है वो क्या है? अगला है हमारा एंजाइम, ठीक है। एंजाइम्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद आपका ये खत्म हो जाता है। लास्ट साइड टॉपिक है, देखते हैं फिर। एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन का कोलाइडल घोल जो जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। क्या चीज? प्रोटीन का कोलाइडल घोल किसके रूप में काम करता है? जैविक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, तो एंजाइम कहलाता है। सभी एंजाइम गोलाकार प्रोटीन होते हैं। माइलेज, इन्वर्टेज, मल्टेज, लैक्टेज, इमल्सिन, यूरेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, अल्फा एमाइलेज आदि एंजाइम्स के क्या हैं? आदि एंजाइम्स के उदाहरण हैं। तो आप कह सकते हैं प्रोटीन का कोलाइडल घोल जो जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है एंजाइम कहलाता है। जबकि सभी एंजाइम्स गोलाकार प्रोटीन होते हैं, जैसे जाइमेज हो गया, इन्वर्टेज हो गया, मल्टोज हो गया, लैक्टेज हो गया, इमल्सिन हो गया, यूरेज हो गया, पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, अल्फा एमाइलेज हो गया, आदि एंजाइम के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन्स के बारे में, और उसके बाद फिर देखते हैं विटामिन जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक नंबर में आपके एग्जाम में जरूर आ जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है अभी बता देंगे हम। विटामिन कार्बनिक यौगिक है। क्या है विटामिन? विटामिन जो है वह एक कार्बनिक यौगिक। बात करते हैं विटामिन की। चलो, अब यहाँ पे कह रहा है कि विटामिन, हाँ विटामिन कार्बनिक यौगिक है जो जानवरों, कुछ बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों के जीवन के सामान्य विकास के लिए आवश्यक है। विटामिन जानवरों द्वारा संश्लेषित नहीं होते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं जानवर, बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों के जीवन के विकास के लिए प्रोटीन की विटामिन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और विटामिन जो होते हैं वो जानवरों द्वारा संश्लेषित नहीं होते हैं। विटामिन डी को छोड़कर भोजन के माध्यम से शरीर को विटामिन की आपूर्ति होती है। यानी कि भोजन के माध्यम से शरीर को विटामिन की आपूर्ति होती है, अगर जो विटामिन डी को छोड़ दे, क्योंकि विटामिन डी अगर जो नहीं मिल रहा है तो पूर्ण रूप से यहाँ पे एनर्जी उन्हें मतलब विटामिन नहीं मिल रही है, वे आवश्यक आहार कारक हैं। यानी कि विटामिन डी भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं दूसरा अगला पॉइंट, विटामिन का वर्गीकरण। विटामिन की वर्गीकरण की बात करते हैं तो देख लेते हैं यहाँ पे। विटामिन को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। कितने श्रेणी में? दो श्रेणी में किया गया। पहला जल में घुलनशील विटामिन, जिसमें बी और सी आता है। क्या आता है? विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। बी में बी कॉम्प्लेक्स पूरा आ जाता है, यानी कि बी के और भी विटामिन, मतलब विटामिन बी, विटामिन 12, B12 ऐसे करके विटामिन हैं, तो इसलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दिया गया यहाँ पे। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील, यानी पानी में घुल जाएंगे, जल में घुल जाएंगे। लेकिन वसा में घुलनशील जो विटामिन है उन दोनों के लिए बी और सी के अलावा जितने भी विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया। विटामिन ए में रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के
क्विनोन होते हैं। ठीक है, तो इनको आप याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। और लास्ट, शायद आपका, हाँ, लास्ट हेडिंग है आपका न्यूक्लिक एसिड से, फिर ये आपका ख़त्म हो जाता है टॉपिक। न्यूक्लिक अम्ल बात कर लेते हैं, न्यूक्लिक अम्ल के बाद में फिर आपका हार्मोन्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये चैप्टर पूरा का पूरा कवर कर दिए हम आपको एक ही वीडियो में। बस आप लोग पूरा ध्यान से वीडियो देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल की बात करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल, जिसे न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या है? कह रहा है कोशिका के केंद्रक में आनुवंशिकता के लिए जिम्मेदार कणों का गुणसूत्र कहा जाता है। कोशिका के केंद्रक में आनुवंशिकता के लिए जिम्मेदार कणों को गुणसूत्र कहा जाता है, जो प्रोटीन और अन्य प्रकार के बायोमोलिक्यूल से बने होते हैं, जिन्हें न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, यानी कोशिका के केंद्रक में आनुवंशिकता के जिम्मेदार कणों को गुणसूत्र, यानी कि केंद्रक के कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है क्या चीज़? गुणसूत्र पाया जाता है। और गुणसूत्र में ही होते हैं प्रोटीन्स। गुणसूत्र जो बने होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं, और जो बायोमॉलिक्यूल्स यानी कि प्रोटीन बायोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत आता है, जिन्हें हम न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स इकाइयों यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने प्राकृतिक बायोपॉलीमर होते हैं। न्यूक्लिक एसिड में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस तत्व पाए जाते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो यहाँ पे भाई देखो 4 चीज़ें, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस पाए जाते हैं। विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जल में घुलनशील विटामिन कौन है और वसा में घुलनशील विटामिन क्या है, उसके लिए वहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, 1 नंबर में तो क्वेश्चन बन ही जाएगा, और जो 2 से 3 नंबर है तो पूरा डिटेल लिख दीजिएगा, जो हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। इसलिए पीडीएफ के साथ आपको दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल बस हेडिंग हेडिंग समझा रहे हैं, जिससे आप आगे की पढ़ाई को अच्छे से कर सकें। अगला लास्ट हेडिंग है हमारा हार्मोन्स। हार्मोन्स के बारे में भी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हार्मोन्स ऐसे अणु होते हैं जो अंतराकोशिकीय दूध के रूप में कार्य करते हैं। कैसे अणु होते हैं? ऐसे अणु होते हैं जो अंतराकोशिकीय दूध के रूप में कार्य करते हैं। ये शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पादित होते हैं और सीधे रक्त प्रवाह में डाले जाते हैं। यानी ये कहाँ से? अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पादित होकर सीधे रक्त प्रवाह में चले जाते हैं, जो उन्हें क्रियास्थल तक पहुंचाते हैं। यानी कि जो हमारा ये हार्मोन्स होता है, ये जब अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है तो ब्लड में पहुंचता है, और ब्लड क्या करता है? वो उनके स्थानों तक पहुंचा देता है जहां हार्मोन्स की जरूरत होती है। शरीर में हार्मोन्स के कई कार्य होते हैं। पहला कह रहा कि यहाँ पे ये शरीर में जैविक गतिविधियों का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। टेस्टोस्टेरॉन पुरुषों में उत्पादित प्रमुख सेक्स हार्मोन्स है। यानी अगर जो पुरुषों में ये टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स ना पाया जाए तो इनका जीवन बेकार है। मतलब कह सकते हैं यहाँ पे सेक्स हार्मोन्स अगर जो इनके अंदर नहीं है तो इनके अंदर मतलब एक ऐसा कोई लक्षण ही नहीं पाया जाएगा। और सेक्स हार्मोन्स ना हो तो सीधे से कह सकते हैं कि वो पुरुष के प्रजाति में आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर जो आपको समझ में आया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ये वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। रात का टाइम हो रहा है, आप अगर जो देखेंगे तो इस समय शायद टाइमिंग जो हो रही है 9:26, यानी कि रात के टाइम है भाई। आपके लिए इतनी मेहनत करें तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, देखें मस्त। ठीक है, थैंक यू।